So we already discussed the body is, if body is going to be complex, शरीर जो है अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा. जैसे शुरुआती केसेस में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, पोरीफेरा, नाइडीरिया, दे आर इन वाटर कांटेक्ट, प्रोटोजोन्स आर इन वाटर कांटेक्ट. ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो रहा है, उनकी बॉडी सरफेस के साथ ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. अंदर बन रहा मेटाबॉलिक वेस्ट भी बॉडी के बाहर सीधे सीधे चले जा रहा है. दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन सीधे सीधे यहां पे आ रही है, CO2 सीधे सीधे बाहर जा रही है, अमोनिया सीधे सीधे बाहर जा रही है. तो कहीं यहां पे ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही कि कोई बड़े सिस्टम का रिक्वायरमेंट हो सेल से बाहर अंदर जाने के लिए. तो बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वर्किंग फॉर दिस. जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती चली गई है, ऑर्गन ग्रेड आ गया, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड आ गया, बॉडी होगी कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर एक चैलेंज ये आ जाता है कि हाउ टू कनेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट, हाउ टू कनेक्ट विद डिफरेंट ऑर्गन टू ऑर्गन. मतलब किडनी से हार्ट को जोड़ना है, लंग्स से हार्ट को जोड़ना है, इंटेस्टाइन से हार्ट को जोड़ना, लिवर को जोड़ना है. तो ये कैसे होगा, यहाँ के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो इस कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम डेवलप हो गया है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन जो है किसी भी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का है, चाहे वो कोई जो है मेटाबॉलिक मटेरियल हो, वेस्ट हो, ठीक है, या टेम्परेचर ही क्यों ना हो, इम्यून सिस्टम ही क्यों ना हो, उसको भी होल्ड करेगा. ये सारी चीजें होती हैं इसमें. एक एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. कैसा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि उसमें ब्लड कभी बाहर नहीं जाएगा. ब्लड किस में जाएगा? वेसल्स में जाएगा. और देयर विल बी अ पंपिंग ऑर्गन. तो व्हाट यू विल सी, एक डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मिलेगा एक सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड. दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी? आपको वेसल्स मिलेंगे. तीसरा मिलेगा आपको हार्ट मिलेगा जो पंप कर रहा होगा. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स को आप देखोगे कि जो एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. दूसरे ओपन टाइप सिस्टम भी हमने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़े हुए हैं. ओपन सिस्टम में हमने क्या देखा? इट वॉज इन कॉकरोच. कॉकरोच में आपने देखा इट वॉज 13 चेम्बर्ड हार्ट, 13 चेम्बर वाला हार्ट है, और वो ओपन बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है. वो एक ट्रांसल्यूसेंट ब्लड को ट्रांसमिट कर रहा है, फ्लो करा रहा है, लेकिन कोई ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जैसी चीजें वहां पे नहीं है. ठीक है, दिस वाज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में बॉडी ऑर्गन ब्लड के अंदर डूबे रहते हैं. और हमने एक खास बात पढ़ी थी ऑर्थ्रोपोड्स में, यानी कि कॉकरोच वाले केस में, इंसेक्ट्स की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट भी नहीं है. इट वाज पिगमेंटलेस. तो वो जो ब्लड है क्या कर रहा था? वो ब्लड कर रहा था, वो जो पिगमेंट बिना वाला जो ब्लड है वो फूड ट्रांसपोर्ट में तो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा. तो दिस विल बी द, मतलब ये इवोल्यूशनरी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंक्रीज है. इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अलग अलग तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो गए, क्लोज हो गए, कुछ जगहों पे ओपन रह गए. लेकिन एक अमेजिंग बात है कि जो ओपन सिस्टम है वो प्रिमिटिव है और क्लोज सिस्टम एडवांस है. लेकिन एनिमल किंगडम में पहली बार अगर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर हम एक इवॉल्व्ड सिस्टम की बात करते हैं तो वो किस में था? वो था आपके जो है एनालिड्स के अंदर. एनालिडा एग्जाम्पल इज फेरिटीमा पोस्टुमा. एनालिडा में क्या था? उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्लोज सर्कुलेशन में क्या देख रहे थे तुम? क्लोज सर्कुलेशन में ये देख रहे हो कि ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल्स के अंदर. लेकिन ये अमेजिंग बात है कि किसी एनालिड जो सबसे पहली बार अगर सर्कुलेटरी सिस्टम आना चाहिए था तो वो ओपन आता फिर क्लोज आता, लेकिन एनालिडा में पहले ही एक क्लोज प्रेजेंट है. इवन 8 हार्ट है वहां पे. लिटरल हार्ट होते हैं, कितने होते हैं? 8 हार्ट होते हैं. ठीक है, और ब्लड है, ब्लड भी रेड कलर का है. और उसमें क्या प्रेजेंट है? रेड कलर के ब्लड. ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड इज रेड बट विदाउट एनी आरबीसीज.
आरबीसी नहीं है, ब्लड रेड है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे? प्लाज्मा में घुला हुआ है। तो यू कैन सी कि भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़िया एकदम सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आइडिया ध्यान देने वाला है। एनालिड का ये आइडिया ध्यान रखना फेरिटीमा के केस में कि भाई प्लाज्मा के अंदर आरबीसी नहीं है बट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हो कि मतलब एक आइडिया क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया? कि भाई जो नंबर जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्लोज सिस्टम होगा। जैसे जैसे ऑर्गन्स डेवलप हुए एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, तो कनेक्टिविटी हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंट सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, प्रेशर के साथ ब्लड को भेज सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे क्लोज भी आया तो क्लोज सिस्टम के अंदर भी एडवांसमेंट आई है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो फिशेस में आप देख रहे हो सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है, तो फिशेस का सिंगल सर्कुलेशन है, और फिशेस के बाद सारे सर्कुलेशंस कैसे हैं? डबल है। फिश का हार्ट सिंगल डबल चेम्बर्ड है। एम्फीबिया का जो हार्ट है वो ट्राई चेम्बर्ड है, 3 चेम्बर वाला हो गया। रेप्टिलिया में सेमी 4 चेम्बर हो गया। ठीक है, रेप्टिलिया में जो एक केस है सिर्फ क्रोकोडाइल्स, उनमें 4 चेम्बर्ड होगा। इसके अलावा बर्ड और मैमल्स दे आर वेरी एफिशिएंट, उनका जो हार्ट है वो 4 चेम्बर हो गया। इवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा हुआ है, इवोल्यूशन में देखते हैं कि कैसे हार्ट 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, सेमी 4 चेम्बर और 4 चेम्बर हो गए। ठीक है, ये बात हमारी पड़ी हुई है। अब सबसे एफिशिएंट हार्ट बोलोगे तो किसका होगा? ये 4 चेम्बर वाला होगा। 4 चेम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन 3 केसेस, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स सभी के केस में 4 चेम्बर है, और ये ब्लड को बहुत एफिशिएंटली पहुंचाते हैं। डबल सर्कुलेशन होता है इनमें। डबल सर्कुलेशन का आइडिया ये होगा कि जो ब्लड है वो एक सर्किट बनाए, सर्किट में फ्लो करेगा, दैट विल बी 8 शेप्ड। तो एक होगा जीरो शेप्ड, तो जीरो शेप्ड जो सर्किट है वो किसका होगा? वो फिशेस का है। ठीक है, तो ये दोनों हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं किस तरह से है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये देयर आर एक्चुअली, यहां पहले एक बेसिक आइडिया समझा दूं आपको। तो सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, तो हायर केस में बहुत ही वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो देयर आर 2 सेगमेंटेशंस। पहले वाला क्या हुआ? पहला हुआ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, दिस इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और दूसरा क्या है? दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और दूसरा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड विल फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स, इट इज अ क्लोज सिस्टम, ब्लड विल फ्लो थ्रू द blood vessels, and another fluid is also present which has been derived from blood से ही बनता है और ब्लड में ही वापस मिल जाता है। तो जब वो ब्लड से बने और ब्लड में मिले, इन दोनों के बीच वो कहां से फ्लो करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम से फ्लो करेगा। तो हम अपनी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम को भी मार्क करते हैं, उसे भी समझते और पढ़ते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम से उसका काफी बड़ा रोल प्ले है इनका, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो बेसिकली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे। देयर विल बी अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, दैट इज ब्लड, ये ब्लड होगा। दूसरी चीज क्या होगी? ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड वन इज द पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट, ये हार्ट रहेगा। 3 चीजें जो है यहां पे प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह समझ लेना है, ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है और इसके फंक्शंस की बात ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं। मेन बात याद रखिएगा, द फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है,
वाटरवे के तरीके से। जैसे एक ऐसा देश समझो जहां पे सारी चीजें पानी के थ्रू ही ट्रेवल होती है ना। तो यहाँ पे हमारी बॉडी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सारी चीजें लिक्विड में ट्रेवल हो रही हैं, ब्लड के अंदर ट्रेवल हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेस वेयर ऑल द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टिंग बाय द ब्लड, बाय द वाटर। तो जहां पानी में कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे लिक्विड से हमारी बॉडी में सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये चीज ब्लड है। सबसे पहला ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, और हार्ट इज पंपिंग ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। तो ये जो सिस्टम है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बेटा ये वर्टिब्रेट्स में दो तरीके का है। इट इज टू टाइप्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में दो तरीके का है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल एंड डबल, ठीक है जी। सिंगल क्या है? सिंगल का जो सर्किट का शेप है, शेप ऑफ सर्किट, तो शेप ऑफ सर्किट क्या है? जीरो। कैसा है? जीरो है बेटे। ये ऐसे बस सर्किट करेगा, मतलब समझ लो कैसे। यहां पे इट इज हार्ट, हार्ट से ब्लड जाएगा, कहां जाएगा? गिल्स में जाएगा। गिल्स से कहां जाएगा? गिल्स से बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, और बॉडी ऑर्गन्स में हार्ट में जाएगा। तो द सर्किट इज जीरो, जीरो शेप्ड। सर्किट का शेप क्या हो गया? जीरो जैसी शेप हो गई। इस जीरो जैसी शेप में आप ये समझ लें कि जैसे इसका एग्जाम्पल भी दोगे तो एग्जाम्पल जो है फिश है, ठीक है। समझते हैं इसमें। फिश का जो ये हार्ट है, इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। फिश का हार्ट इस तरीके से दिख रहा। इसमें ये दो चैम्बर्स हैं, ट्रू चैम्बर्स हैं। दिस इज यू कैन से ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, और यहां पे दो फॉल्स चैम्बर है, ठीक है। दिस चैम्बर इज नोन एज साइनस। ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेने, साइनस वेनोसस, दिस इज कॉल्ड साइनस वेनोसस। और ये जो बाद वाला चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड कोनस, कोनस आर्टरियोसस। ये जो चैम्बर्स हैं, ये अगले ग्रुप्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वहां भी आपको ये दिख जाएंगे। बस यहां से सिंगल और डबल समझ लेते हैं। तो ब्लड की एंट्री जो होती है वो ऑरिकल में, हमेशा हार्ट्स की जब एनाटॉमी पढ़ रहे होगे तो यू विल सी कि जो एंट्री ऑफ ब्लड है, एंट्री ऑफ ब्लड वो ऑरिकल्स के थ्रू होती है। लेकिन जैसे फ्रॉग हो गया आपका, ये हार्ट किसका है एक्चुअली? सॉरी, फिशेस का, फिश की बात कर रहा हूं। जैसे फिशेस हुआ, तो फिशेस के केस में यहां पे जो एंट्री हो रही है ऑरिकल्स में, उससे पहले ये साइनस वेनोसस से होकर गुजर रहा है। दिस इज फॉल्स, दीज बोथ आर द फॉल्स चेंबर। इसके बाद वेंट्रिकल में आ रहा है, और इसके बाद जो ब्लड है इट इज पासिंग टू द, ये गिल्स में आ गया। यहां पे हो गए गिल्स, एंड ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 बाहर चली गई। एंड नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन्स, ये सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। एंड देन अगेन ये आप देख रहे हो कि इट इज कमिंग टू हार्ट। ये हार्ट टू चेम्बर्ड है, और जो सर्किट हुआ इट इज जीरो शेप। ब्लड की फ्लो इस तरह हो रही है। आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि हार्ट इज ऑलवेज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट इज ऑलवेज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस केस में क्या बात हुई, खास बात, कि फिश में, इन फिशेस हार्ट ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। सो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड वेनस सर्कुलेशन, VENOUS, या यूं कहें दिस हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। Venous heart, it is always receiving deoxygenated blood. It is always receiving deoxygenated blood.
कैसा ब्लड रिसीव कर रहा? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है. इट इज नेवर रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसी से अपना काम चला लेता है. क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा बॉडी में कि आपकी सेल्स के पास से कोई ब्लड गुजर रहा हो, वो सारी जो सेल्स हैं वो सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लें. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, 100 ml ब्लड, 100 ml जो ब्लड है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है. कितने को करता है? 20 ml को. और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब मान लेता हूं कि 100 ml का एक लॉट हमारे सेल्स के पास से गुजर रहा, ठीक है, उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 20 ml. ठीक है, जैसे ही यहां से गुजरेगा और वापस डीऑक्सीजनेटेड वेसल्स में जाएगा, यानी कि वेन्स में जाएगा, वेसल्स विच आर ट्रेवलिंग, विच आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में, यानी कि जब ये ब्लड यहां से होके पास हो गया, आगे चला गया है, तो यहां से कितना ऑक्सीजन सेल्स के अंदर ट्रेवल कर गया? तो क्या 20 ml ट्रेवल कर गया? पूरा तो नहीं ट्रेवल करेगा, ये पूरा ट्रेवल नहीं करेगा. कितना ट्रेवल करेगा? ये मुश्किल से 5 to 6 ml ट्रेवल करेगा. कितना करेगा? 5 to 6 ml. 5 से 6 ml ये ट्रेवलिंग होती है. यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर भी 14 यानी कि 14 ml ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट. समझ आया? इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड in human body 14 ml oxygen remain present in 100 ml of blood per 100 ml of blood. समझ में आ रहा है? तो 100 ml ब्लड जब होता है तो उसके अंदर 14 ml जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है. यानी कि सिर्फ 6 ml का जो है, करीब मान लो टोटल का 25% ही ट्रांसपोर्ट होता है. 75% जो ऑक्सीजन है एज इट इज लंग्स में वापस आ जाती है. इसका मतलब हुआ फिशेस इसी तरह अपना काम करते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट आल्सो कंटेन ऑक्सीजन. तो उसी से आपका जो ये फिशेस का हार्ट है वो काम करता है. यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं. एक तो वेनस हार्ट वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ अ फिश, हाउ मेनी फॉल्स चेंबर्स कनेक्टेड. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिशेस को लेकर के एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल आ जाता है. फिर मैंने आपको बताया था कि एम्फीबिया में, फ्रॉग्स में 3 चेम्बर्ड है, रेप्टाइल्स में सेमी 4 चेम्बर्ड है. ठीक है, इवोल्यूशन में भी ये चीज ड्रॉ की जाती है कंपैरेटिव एनाटॉमी में. ठीक है, और क्रोकोडाइल्स हो गए ऐसे एम्फीबिया जो एक्सेप्शनल केस है, 4 चेम्बर वाले हैं. बर्ड्स और मैमल्स, दीज आर आल्सो हैविंग 4 चेम्बर. इज दैट क्लियर? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल सर्कुलेशन कहलाएगा बिकॉज शेप ऑफ द सर्किट इज 0 लाइक. दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन. तो हाउ इट इज डबल सर्कुलेशन, लेट अस सी. डबल सर्कुलेशन में सिस्टम क्या होता है और कहां मिलेगा, कहां मिलेगा डबल सर्कुलेशन. तो बेटे डबल सर्कुलेशन जो है, जो डबल सर्कुलेशन है कहां मिलता है? बेटे डबल सर्कुलेशन का सिस्टम ये बीच में होता है हार्ट, ऊपर होते हैं लंग्स और बाकी होते हैं बॉडी ऑर्गन्स. ऐसा समझ लो आप. कहीं से भी पॉइंट शुरू कर लेते हैं. तो हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से ब्लड आया हार्ट में, हार्ट से ब्लड आया बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में. तो यू कैन सी देयर इज अ शेप ऑफ सर्किट 8 लाइक. दिस इज फॉर्मिंग 8. ठीक है, इसमें ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या कहेंगे इसको बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. एंड बेटा ये दिस इज बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन. दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक, SYSTEMIC, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ऊपर था पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक का मतलब बिल्कुल क्लियर है, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी सिस्टम, अदर बॉडी सिस्टम्स एंड हार्ट एंड लंग्स. तो ये सिस्टम होता है और इसलिए इसको आप कहते हो डबल सर्कुलेशन, बिकॉज देयर आर 2 सर्किट्स.
इसमें क्या है, 2 सर्किट्स हैं। क्लियर हो गया? तो सर्कुलेशन ये किस किस में प्रेजेंट होगा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमेलिया। ठीक है, इन सारे केसेस में प्रेजेंट होगा। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, इन सब केसेस में ये प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? तो उसके पहले फिशेस जो हैं दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। तो ब्लड वेसल्स और ब्लड एज वेल एज हार्ट का बना हुआ एक सिस्टम है बॉडी के अंदर। पंपिंग हो रही है ब्लड की, ब्लड मटेरियल्स को लेके जा रहा है। तो ब्लड की कंपोजिशन की बात करते हैं, ब्लड की कंपोजिशन की बात करते हैं। इन ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर होता है टोटल कंटेंट। एडल्ट बॉडी में 5 to 6 लीटर इज द टोटल कंटेंट। हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर है। रेड कलर है बेसिकली। कैसा कलर है? रेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड कलर का होगा। ऑक्सीजनेटेड कैसा होगा? ब्राइट रेड का होगा। ठीक है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा? स्लाइटली पर्पल टाइप का होगा। ठीक है, पर्पल जैसा हल्का सा रहेगा, मतलब इट इज नॉट ब्राइट रेड, थोड़ा सा ब्लूइश टिंज इसमें रहेगा, पर्पल जैसा थोड़ा दिखेगा। ये वही ब्लड है जब हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, आपके वेन्स में से जो ब्लड निकाला जाता है देखते हो थोड़ा सा डार्क ऐसा पर्पल टाइप का होता है। इट इज नॉट रेड, है ना, ये रेड नहीं है। लेकिन जब चोट लग जाए, कट जाए, डीप कट होता है, तब आप देखते हो गहरे लाल रंग का ब्लड निकल रहा है, वो आर्टरियल ब्लड है। ठीक है, वेनस ब्लड जो होगा वो कैसा होगा? स्लाइटली पर्पल। जो आप देखते हो लैब्स में हमारे वेन्स के थ्रू निकालते हैं, है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन से निकाले। आर्टरी में तो दिखाई नहीं दे रही ना, वेयर इज आर्टरी, तो यहां से निकालते हैं। ओके, तो ये अमाउंट समझ आ गई। अब बात करता हूं कंपोजिशन की। तो बेटे कंपोजिशन में 2 पार्ट है हमारे। कौन कौन से? इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देयर इज प्लाज्मा और दूसरी चीज क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा जो होता है ना वो वाटर का बना होता है। इट इज मेड ऑफ वाटर, पानी का बना है, और इसमें है बेटे सॉलिड्स। प्लाज्मा के अंदर वाटर है और सॉलिड्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? ये होते हैं आरबीसी, which are also called as erythrocytes. They are also called erythrocytes. Then WBCs. ये WBCs क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। बेटे नॉन मैमल्स के केसेस में, ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में यू कॉल देम प्लेटलेट्स। These are the fragments of large blood cells, large cells called megakaryocytes. किसका सेगमेंट्स हैं? फ्रेगमेंट्स हैं। These are the fragments of megakaryocytes. ये megakaryocytes के फ्रेगमेंट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हो these are complete cells. तो जो नॉन मैमल्स होते हैं उसमें वो सेल्स होती हैं और they are called thrombocytes. फ्रॉग में बोलोगे तो thrombocytes बोलोगे। ठीक है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे हम बोल रहे हैं इनको प्लेटलेट्स बोल रहे हैं। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। अभी प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या क्या है? प्लाज्मा में वाटर तो है ही है। प्लाज्मा में वाटर है, प्लाज्मा है एंड प्लाज्मा कंटेन वाटर। Plasma contain water and solids. Solids में 2 बातें होंगी। वाटर तो वाटर है ही है, ठीक है, और वाटर कितना है? वाटर कितना है? करीब 92% वाटर है। कितना है?
92। प्लाज्मा का 92% कौन फॉर्म करेगा? वाटर करेगा। और 8% कौन करेगा बेटा? दे विल बी सॉलिड्स। दीज आर सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड में एक तो इनऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक एंड, अब जो और इनऑर्गेनिक होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब ये आयंस की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? आयंस की, क्योंकि जब भी कोई सॉल्ट डाला जाएगा तो वो घुल के डिसॉल्व होके क्या बना लेगा? आयंस बना लेगा। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है आपके सोडियम आयंस हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, दीज आर द मेन आयंस। क्या होते हैं ये? मेन है। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है, जैसे HCO3 बाइकार्बोनेट, एंड एक्चुअली दिस इज CO2 फॉर्मेट ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है। कहीं कहीं पे आप लिखा हुआ पाओगे कि इसके अंदर जो है ये घुला हुआ मटेरियल है, बट ये क्या चीज है? ये तो CO2 का फॉर्मेशन है जिसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ले जा रहे हैं हम। इस तरह तो यूरिया भी मिलेगा, यूरिया जो है वो भी ट्रेवलिंग मटेरियल है, वो प्लाज्मा का हिस्सा नहीं कहोगे आप उसे, प्लाज्मा का पार्ट नहीं कहोगे, वो प्लाज्मा के अंदर क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो प्लाज्मा का जो मेन पार्ट होते हैं, जो उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, वो ये आयंस रोल प्ले करते हैं। इनको हम इसका इंग्रेडिएंट मान के चलते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे ये सब लिखा हुआ है, बट आपको ये समझना है ये उसमें घुला जरूर है, लेकिन उसका हिस्सा हमेशा कंसिडर नहीं कर सकते उस तरह। ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट में प्रोटीन्स होंगे। ठीक है जी, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? एक तो फाइब्रिनोजेंस होते हैं, फाइब्रिनोजेंस है, ग्लोब्यूलिन्स है, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स। पहले फर्स्ट और तीसरे वाले के बारे में, फाइब्रिनोजेंस क्या है? क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जो कि डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। दीज आर द क्लॉटिंग प्रोटीन्स विच आर इन डिसॉल्व फॉर्म। जब इसको क्या करना है? क्लॉट बनाना है, तो इसको फाइबर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा, फाइब्रिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। विल बी डिस्कसिंग दिस प्रोसेस। इसके बाद क्या है कि ये एल्ब्यूमिन की बात पहले करते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड के गाढ़ेपन को, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। ब्लड कितना गाढ़ा रहेगा, कितना थिक रहेगा, दिस इज मेंटेन्ड बाय दिस एल्ब्यूमिन। एंड लास्ट इज ग्लोबुलिन्स। दे आर रिलेटेड विद, ये क्या है? रिलेटेड विद इम्यूनिटी। किससे रिलेट कर रहे हैं? इम्यूनिटी से रिलेट कर रहे हैं बेटा, इम्यून सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, तो इम्यून सिस्टम से जब ये रिलेट करते हैं तो ये काम क्या करते हैं? दीज आर द पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड इन द बॉडी अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, against certain type of antigens, a specific type of antigens, and these are commonly called as antibodies, और ये प्रोटीन्स है ग्लोबुलिन्स एंड रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम, तो दीज आर कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन, इन शॉर्ट दे आर रिटन एज IG। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कितने टाइप का ये होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं? टोटल 5 टाइप्स के देखे जाते हैं। कितने टाइप के देखे जाते हैं? 5। कौन कौन से? IgG, हमने अपने हिसाब से इसको इस सीक्वेंस में रखा था। IgA, IgM, IgE, IgD। तो ये गेम और D इस तरह से रखा था। मैंने आपको बताया था G जो है वो सबसे कॉमन इम्यूनोग्लोबुलिन है, करीब 80% होता है। ठीक है, और E सबसे कम होता है, ये 0.02% के करीब में रहेगा। M जो है वो लार्जेस्ट है, और हमने कहा था पेंटामर की फॉर्म में रहेगा। दीज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पेंटामर, 5 यूनिट्स में रहते हैं। एक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है H2L2 मॉलिक्यूल कहा जाता है, इट इज H2L2 मॉलिक्यूल, और
ये वाई शेप का रहेगा, इट इज ऑफ वाई शेप। इसका शेप कैसा है? वाई जैसा है। दो हैवी चेन है और दो इसमें लाइट चेन है। ये कॉन्सेप्ट इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं, या थोड़ा सा इसकी समरी हमने कर ली। तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट, दे आर मेकिंग, दीज आर द सॉलिड्स, एंड ये पूरा का पूरा जो बॉडी का पार्ट है ये फॉर्म कर रहे हैं इसमें। इज इट क्लियर? तो वैसे अगर आप देखोगे कि भाई फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा का रेशो क्या है बॉडी में, परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट को आप देखो तो 55-45 का रेशो है, ठीक है। थोड़ा प्लाज्मा ज्यादा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थोड़े कम है। मतलब इस तरह से थोड़ा ब्लड जो है बहुत उतना पानी जैसा भी नहीं है, ये थोड़ा थिक है। कंसिस्टेंसी इसकी एक थोड़ा सा है बीच में कि ये इसका जो पानी की तरह आप इसको, इट्स नॉट लाइक वाटर, इट इज स्लाइटली थिकर। तो सॉलिड मटेरियल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेशो जो है 45 और 55 है। प्लाज्मा 55 और उधर सॉलिड्स 45% होंगे। सॉलिड्स वाले पार्ट पे आते हैं, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के पार्ट्स पे आते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आई टोल्ड यू कि तीन चीजें एक साथ होती हैं इसमें। तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसमें? 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आरबीसी यानी कि एरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, ठीक। तो बेसिकली इनका नंबर हम देख लेते हैं। नंबर जनरली आप देखोगे कि ये आपको मिलेंगे 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक इसका नॉर्मल 50 से 55 लाख पर mm